सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 381 श्री श्रीनिवासल रेड्डी। श्रीनिवासल रेड्डी, श्री अशोक महादेव राव नेते। हेलो, श्रीनिवासल रेड्डी। नो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों में मध्यम और लघु सिंचाई तथा रेल परियोजना में पर्यावरणीय वन मंजूरी विलंब होने से क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अतः इस संदर्भ में मैं माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या वह विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों की लघु और मध्यम सिंचाई तथा रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पर्यावरणीय वन मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु कदम उठाएंगे? और मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली चिमूर जो 700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे क्षेत्र में देश का अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में मंजूर वर्षा गढ़चिरौली इस ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण को भी शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाने हेतु निर्देशित करेंगे ताकि इस रेल मार्ग का कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हो सके और नक्सलवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ सके। ये प्रश्न महत्व का है जो अशोक नेते जी ने पूछा है। पहले तो मैं बताऊं कि जंगलों में मुख्यतः आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो लेकिन जंगलवासी है, वनवासी, वो रहते हैं और इसके लिए हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, महत्व क्या है क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता हो, पट्टे मिले जमीन के लेकिन पानी नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसलिए 2000 हेक्टेयर से कम जहाँ इरिगेशन है वहाँ ईसी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का जो ये है प्रोजेक्ट, उसको रीजनल ऑफिस से ही हमारी परमिशन मिलती है। फिर और उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसमें बहुत समय जाता है 3 सीजन का, वो नहीं देना है और पब्लिक हियरिंग की भी उसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वही के किसानों को ये फायदा होने वाला है। फिर जो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर का इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो राज्य की अथॉरिटी है उनको यह अधिकार दिया गया है, सिया को, और केवल 50,000 हेक्टेयर से जहाँ ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वही केवल हमारी आता है। हमने पिछले 5 साल में जितना डेलीगेशन किया है उससे प्रोजेक्ट्स का, और हमने देखा भी कि हमारे पास केवल 7 प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है जो जिसकी जानकारी राज्यों ने नहीं भेजी है और हमारे यहाँ केवल 7 है जो अंडर कंसिडरेशन है और फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी केवल 7 प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग है। 523 प्रोजेक्ट्स को हमने परमिशन दी है। कोर्ट में पूछना। अध्यक्ष महोदय, वर्षा गढ़चिरौली ये जो रेल परियोजना है कई दिनों से पर्यावरण क्लियरेंस के वजह से रुका हुआ है। मेरे मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि ये जो रुका हुआ पर्यावरण के वजह से रुका हुआ जो रेल परियोजना है इसको आप कब तक के पर्यावरण क्लियरेंस देंगे, ऐसा मैं प्रश्न पूछता हूँ। रेलवे पहले तो हमने 2 निर्णय लिए। एक जो एग्जिस्टिंग सड़क है वो अपग्रेड करने को भी पहले परमिशन नहीं था, तो हमने
आखिर वनवासी ही यूज करते उसका ज्यादा, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग सड़क है उतनी विड्थ की अपग्रेडेशन के लिए अब जनरल अप्रूवल दिया है, उसके लिए हमारे पास फाइल भेजने की जरूरत नहीं। जो चौड़ा करना है सड़क और रेलवे का नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रोसेस वही होगी, लेकिन ये जरा मामला, कुछ मामले एनजीटी में गए हैं, वो भी हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं ताकि ये जल्दी एक बार फैसला हो जाए। अकोला खंडवा लाइन का भी मुद्दा है, उसके साथ साथ दूसरे भी अनेक प्रदेशों में रेलवे का मीटर गेज का ब्रॉड गेज करते समय भी फॉरेस्ट के रिपोर्ट्स राज्यों से ऐसे आते हैं कि उसको परमिशन मिलने में देने में दिक्कत देते हैं। तो मैं सभी राज्यों के मंत्रियों के और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी हम बैठक कर रहे हैं कि ये जरा सुचारू प्रक्रिया हो ताकि हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। Sri Srinivas Patil. Sir, I am thankful to you for allowing me to ask the supplementary, which is little suggestive. In Maharashtra, we are thinking of the closed water supply. Deforestation होने के वजह से कहीं-कहीं परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर पाइपलाइन डाले, बंद पाइपलाइन आप अंदर से, तो डिफॉरेस्टेशन में हो नहीं जाएगा और इरोशन जो होता है जमीन का या वेपोरेशन का जो पानी कम पड़ता है, कि छोटे-छोटे तालाब काय के लिए होते हैं, पानी कम होता है और जमीन 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक होते हैं, उनको पानी देने के लिए और गांव में जितनी भी बस्तियां हैं उनको अगर छोटे नल से पानी दिया तो भी उनकी पानी पीने की सुविधा होती है। और कहीं-कहीं तालाब बनाएंगे तो जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी पानी मिलेगा। इसीलिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जहाँ ये तालाब बनाए उसका पानी बंद पाइप से ले जाकर उसकी सुविधा कम पानी में ज़्यादा ज़मीन और बस्ती में जितना पानी जाता है वो अच्छा पानी उनको मिले, इसलिए कोई सुझाव या कोई प्रस्तावना या प्रस्तावित कोई सिस्टम का सिक्किम है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ। ये श्रीनिवास पाटिल जी ने जो पूछा वो महत्वपूर्ण है और वो जिला कलेक्टर थे, डिविजनल कमिश्नर थे, तो उनको अनुभव है। लेकिन इसमें हमने दो काम किए हैं। पहले तो जो लीनियर प्रोजेक्ट्स है, रोड हो, रेल हो, इरिगेशन कैनाल्स हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, पाइपलाइंस हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, इसके लिए अब स्टैंडर्ड कंडीशंस किए हैं और फाइल हमारे यहाँ नहीं आती। वो रीजनल सेंटर में जो पहले राज्य सरकारें एप्लीकेंट्स होती थी, अब वो डिसीजन देने वाले होते हैं और वहाँ एक्सपर्ट्स और वो मिलकर ही हर महीने एक मीटिंग होती है और उसमें ये प्रोजेक्ट्स मंजूर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप पाइपलाइन की सूचना दे रहे हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन राज्य का प्रस्ताव वैसे ही आना चाहिए रीजनल ऑफिस के पास। Question number 382, Sri Tejaswi Surya. Question number 382, sir. Sir, given the urgency and emergency of the coronavirus spread, the government has taken measures on a war footing to contain it. Sir, with respect to Ayush Mantralaya, I want to know if the government is taking any steps to issue an advisory advocating any homeopathy or Unani medicines for prevention and management. I also want to know if alternate systems of medicines have also given any details to prevent, treat or manage the disease. I also want to know, sir, that there are totally 3,277 Ayush hospitals and 62,649 beds under the Ayush Ministry. Already, the Health Ministry has instituted about 37,300 quarantine beds and about 15,900 isolation beds. Whether Ayush Ministry will also be contributing to the isolation beds and increasing the capacity of the government in taking this fight forward. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रश्न पूछा है, सही हमारे हिंदुस्तान के ऊपर नहीं पूरे देश के लिए ये आपत्ति है और इसे निपटने के लिए हमारी सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री पूरी तरह से प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने
आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी निश्चित तौर से निकाली थी। उसमें जो हमारे सभी 35 है, ये 35 ने उसमें जो कुछ हम मदद कर पाएंगे इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए, वो सब मेडिसिन जो हमने पहले, इससे पहले जब वायरस आया था उसके में जो यूज किया था और अनुभव के आधार पर ये एडवाइजरी में सबको दिया हुआ है। और ये कहा है कि जो हमने एडवाइजरी दी है, लेकिन जब आप ये प्रिवेंटिव ले लेंगे तो डॉक्टर के परमिशन बगैर, डॉक्टर के पूछे बिना मत लेना, इतना स्पष्ट हमने उसमें किया हुआ था। और दूसरा जो है सर, उन्होंने पूछा है इसके बेड्स के बारे में। हम तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और मिल के काम कर रहे हैं। जैसा जैसा एडवाइस आएगा, जैसे ऐसी मांग आएगी, तैसे उसे हम सब तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। माननीय श्री उत्तम रेड्डी जी। Speaker sir, regarding the coronavirus and the advisory by the Ministry of Ayush, I wish to ask the Honorable Minister, when the World Health Organization and the Prime Minister of India last night said there is no preventive medicine, there is no vaccine, there is no medicine, the Ministry of Ayush has issued an advisory to the states that XYZ medicines will prevent coronavirus. This is in contradiction to the advice given by the Ministry of Health. Now, on the advisory note given by your ministry, the Telangana government has set up stalls distributing these medicines, including the airport. Now, approximately 10 to 15 crore people in India believe in Ayush. Now, in a disease like coronavirus, where there is no scientific evidence, there is no clinical trials, how has the Ministry of Ayush recommended specifically certain medicines? I wish to point out that without proper scientific evidence, proper clinical trials, was it proper of the Ministry of Ayush to issue this advisory note? Sir, also, we also asked about disinformation and misinformation. In the media, a number of persons, particularly of the ruling party, have been giving statements like cow urine is useful, cow dung is useful, and also some yoga gurus also are prescribing some herbs. Now, this misinformation, disinformation has not been contradicted by anybody in the government. Sir, lastly, sir. Sir, as a citizen, I want to know, today, if I want to go and test myself for coronavirus, there is no system in the country now. Yes. You have not given a proper, clear statement that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. Lastly, sir, those who are coming from abroad and placed in quarantine, so just 5 seconds. Placed in quarantine, I got a call from Hyderabad yesterday. Those who are coming from abroad are being put in quarantine in unhygienic facilities. Yes. The government should take note of that. मैं वो फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, जो एडवाइजरी हमने निकाली थी तो इसके बेसिस से मैं कोट करना चाहता हूँ, दिस मेजर्स आर एडवाइज्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अप्रोच इन द रिस्पेक्टिव मेडिकल सिस्टम टू सच वायरल डिसीज वेयर respiratory involvement is evident. This advisory neither claimed the effective treatment for the coronavirus nor suggested any specific drug to combat the coronavirus. The personal hygiene measures and few herbal preparation which may be helpful to maintain the health are indicated in this advisory. जैसा मैंने फिर कहता हूँ, ये जो हमने एडवाइजरी जारी की है वो जो पिछले जो कुछ वायरस थे उसके इनके अनुभव के आधार पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये सब कर रहे हैं। ये हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, हमने मेडिसिन करके कहा नहीं है। और इसलिए मैं फिर एक माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मिनिस्ट्री ने बार बार ये किया है और हम इसमें हमारी कुछ सहभाग उसमें नहीं है। तो इसलिए जो कुछ सरकार इतने अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है, जो कुछ अब्रॉड से आने का भी बंद कर दिया है, अभी कुछ डरने की कोई बात नहीं है और ये कंट्रोल में आ रहा है। श्रीमती शताब्दी राय।
सर मैं यही बोलना चाहती हूँ जितने भी डिजीज़ के बारे में जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इसके साथ इक्वली आप लोग गौमूत्र को भी इक्वल मेडिकल बोल रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे मिनिस्टर से बात किया, वो खुद भी कन्विंस है इसमें बहुत कुछ है फैसिलिटीज़, जिसमें कैंसर क्योर होते हैं, कोरोना क्योर होते हैं, और कन्विंस करते भी हैं। अगर ये प्रूव है तो अगर ये इधर प्रूफ करो जो ये सही है, और अगर गलत है ये भी डिक्लेयर करो जो ये गलत है। ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। माननीय मंत्री नो 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 माननीय, आपको जवाब देने की इजाजत नहीं दी। माननीय मंत्री जी, माननीय आप सदस्य जो मंत्री हैं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप उनको जवाब दें। मैंने पहली मेरे आप अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आंसर में आप उधर बैठ जाओ। मैंने कहा था कि ऐसी जो बातें कुछ ये अफवाहें होती है, ये अफवाहें हैं, तो हमने ऑफिशियली ऑथेंटिकली कुछ बोला नहीं है। और ऐसा तो आप जो कुछ जो हमने जो अपने इसमें जो मेडिसिन नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिक्लेयर किया था एडवाइजरी में, वो ये पुरानी कर दिया। पुरानी हमारी संस्कृति है सर। हाँ, इसको कोई वैलिडेट कोई करने की माने तो जरूरत ठीक, नहीं है। नहीं माने तो और ठीक। ये होते हुए आप क्यों पूछते हैं? आप पूछते हैं इसे लोग बता देते हैं ना। रितेश पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो टेस्ट ऑर्डर हुए हैं अभी हर 10 लाख व्यक्ति में हिंदुस्तान पे मात्र 9.2% टेस्ट हो रहे हैं, जबकि ये बीमारी क्लस्टर्स में फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति दिल्ली से कर्नाटका गया ट्रेन में, और कर्नाटका में उसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ कि वो कोरोना वायरस है। अब जो लोग उसके साथ ट्रेन में थे ट्रेस किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि मात्र 9.2% टेस्ट क्यों हो रहे, इस टेस्ट की तादाद को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? और एक आम आदमी टेस्ट कैसे ले पाए अगर वो बाहर नहीं गया हो, उसको शक हो कि कोरोना वायरस है, उसको वो कैसे टेस्ट ले पाएगा? माननीय सदस्य, आयुर्वेद में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एलोपैथी में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। Sir, please, sir, I would love to inform the honorable member and the other members of the house that, sir, there is a very well-defined protocol and scientific advice about who needs to be tested. And this is as per the advice of the scientific experts, that you see someone like, say, somebody has symptoms, he has a travel history, then all the symptomatic cases, then all the contacts. And you know, we have informed you earlier also, we are doing a very detailed contact tracing. Right now, the infection in this country, you see, it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also, separately, the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that. Speaker sir, I have the highest respect for the Honorable Health Minister, and with the fullest sense of responsibility, I would like to specifically ask him that there are a number of theories which are doing the rounds with regard to the origin of coronavirus. Day before yesterday, even the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, had referred to certain attributes of the coronavirus and alluded to a particular country with regard to its origin. We are all aware that the World Health Organization is not being given access to Wuhan in order to investigate the origins of the coronavirus. My submission, Speaker sir, to the Honorable Health Minister through you is, would the Government of India talk to the World Health Organization, talk to other friendly nations,
in order to ensure that the origin of coronavirus is investigated thoroughly so that we can be reassured that this is a naturally occurring virus and it has not originated as a result of a certain scientific experiment or a series of scientific experiments which may have gone astray. That's my question to the Honorable Health Minister, and I say it with the fullest sense of responsibility. Sir, let me inform the House that, number one, we are in regular contact with the World Health Organization, the Regional Director of WHO for the Southeast Asia region, and also with the Director General of WHO in Geneva. And as per our information, I don't think there is any need for any apprehension about the UK suspect type of, you see, there are a lot of things roaming around, passing in WhatsApp and all. There is, at the moment, as per our conversations with WHO, there is no, you can say, authenticity in them, neither any substance in all those reports. So we should be assured that whatever we are doing, we are focusing on our country right now. And whatever research is needed, which is being done all over the world, we are also in ICMR proceeding with all those research activities. We are in touch with all the scientists all over the world. So, regarding these reports about the origin, that is being investigated. You see, every time a new virus comes, it gets mutated and a new virus comes. And that's why China, you see, they reported the first case in their country, at least for to the whole world, they reported the first case on 30th of December, when they said that they have noticed some cases of pneumonia, which have an unknown etiology. They are not able to actually pinpoint what is the cause of that. Then on 7th of January, they reported to the World Health Organization that they have been able to establish that this is probably a new coronavirus. So they have been informing, and accordingly, I would like to inform this House that we were the first country in the whole world. On 8th January itself, we had a technical expert group meeting in our ministry. We started working on that. And from 17th, we started all those screenings on the airports. I've shared all this information with you. And I can assure this House that we are in touch with everything that's going on the research front about this. And we are trying to use every good information for the best use of our countrymen. Very good. Question number 383, Y.S. Avinash Reddy ji. Sri Raghuram Krishna Raju ji. 383. Sir, Sabha Patel par uttar prashn. माननीय सदस्य. I had gone through the reply given by the Honorable Minister, sir. Here I would like to bring in not exactly the questions, request by way of a question through the Honorable Speaker to the Honorable Minister, that I represent Narsapuram, which is a constituency where 1.5 lakh of people, mainly the women folk, they are dependent on lace industry, which belongs to the Textile Ministry. And here I am glad that the Honorable Minister for Textiles and Women Welfare being the same, and predominantly 99% of the people who are dependent on that being women, I would like to make few submissions to you, sir. At Machilipatnam, where Kalamkari industry is there, the ministry has considered a common facility center, and geotagging is also allowed there, where a couple of thousands of people are there. While I appreciate the Honorable Minister for her initiative to sanction that, I would request a similar common facility center wherein the government of Andhra Pradesh would be keen to give the requisite land and to give the common facility center, and it being a good industry, Sankshup, sir. Sure. But out of two people, three small questions in one format, only one. And we are also request to depute NIFT officers at an appropriate time to give the training, and Andhra Pradesh being the pioneer in utilizing the Honorable Prime Minister's facility for skill development, we are taking all the efforts, and we require the support of the Honorable Minister. With regard to the geotagging and common facility center, I would request the Honorable Minister to. As I rise today to answer this question, please allow me through you and to you wish the entire House and the nation Navroz Mubarak, sir.
The Zoroastrian Parsi community in the country and around the world is celebrating a new year, and I'm hoping that we can unite together to pray for better health of all our citizens and their safety and security. So as the Honourable Member has highlighted the opportunities in his constituency, I will align myself to the efforts that he is making. I would like to highlight through you, sir, the fact that not only is the Handloom Department working in his constituency, but also the Export Promotion Council with regards to handicrafts is already giving training to various women's groups in the constituency. Since I said the Parsis are celebrating New Hope today, the hope that the Honourable Member has, through you, sir, brought to my notice is a hope that I shall support the Common Facility Centre, sir. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। सभी हैंडलूम जो है, हैंडलूम वेवर्स का बारे में पूरा कंट्री में काफ़ी चेंजेस लाने का ज़रूरत है। फार्मर्स का बाद इंडिया में जिस तरह से हैंडलूम सेक्टर में जो लोग हैं वो लोग सब सफ़र कर रहे हैं। मैडम भी अभी रिप्लाई देने का टाइम में हैंडलूम सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 4 प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन के लिए रखा है। उसमें नेशन हैंडलूम डेवलपमेंट का, कंप्रेसिव क्लस्टर्स का, हैंडलूम वेवर्स का, यार्न सप्लाई का, उसमें तो डिटेल में जाने में टाइम लगेगा। मगर मैडम आप तो इतना डायनामिक है, हाउस का अंदर हाउस का बाहर, मगर एलोकेशन का बारे में जब आया है आपको 16-17 में जब 505 करोड़ का 505 करोड़ का एलोकेशन था, अभी लास्ट ईयर में जो है सिर्फ आप स्पेंड किया है 304 करोड़ का। जब तक जो है ना आपका एलोकेशन बढ़ेगा नहीं है, ये सेक्टर जो है ना उसको ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। हैंडलूम वेवर्स जो है ना बहुत दिक्कत में है, उसको आप ये लेना चाहिए, तुरंत जो है ना एक्शन लेना चाहिए, एलोकेशंस को बढ़ाना चाहिए। इस साल में तो आप एलोकेशन दिखाया, मगर लास्ट 3 इयर्स में एलोकेशन जो है ना बहुत कम है, स्पेंडिंग भी बहुत कम है। और उसी तरह से ये एक हैंडलूम सेक्टर का जीएसटी को आप निकालना चाहिए। जिस तरह से पावर को भी जो है ना हैंडलूम सेक्टर में जो लोग डिपेंड है वो लोगों का पावर भी फ्री पावर देना चाहिए। उसके लिए मंत्री ने जरूर जो है ना जिस तरह से हम बोला जरूर जिसको एक्शन लेगा और परफेक्ट रिप्लाई मैडम से मिलेगा बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं। Thank you, sir. The kindness of the Member of Parliament with regards to my capacity is something I cannot return, but I'm grateful for his confidence in me. I will only say this, sir, that the Honourable Prime Minister has always espoused the cause of interministerial efforts to better the lives of people. And while the Honourable Member here has spoken कि कैसे 2014-15 से लेकर अब तक वित्तीय हालत और स्पेंड के संदर्भ में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि वीवर्स के संदर्भ में प्रदेश की सरकारें हमें प्रपोजल भेजती हैं, उसके आधार पर हम लोग खर्चा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की थी देश में, और 2017 से लेके अब तक जनवरी 31 तक 616 करोड़ रुपया हमने मात्र और मात्र वीवर्स को दिया है। वो मेरे विभाग का विषय नहीं है, किंतु हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और बैंक्स के साथ समन्वय में एक योजना की कि हम जाएंगे उन वीवर्स के पास क्लस्टर्स में जो बड़े शहरों पर नहीं आ सकते। 350 ऐसे हमने कैंप्स लगाए, 616 करोड़ रुपया मात्र 2 साल में हमने वीवर्स को मुद्रा योजना के माध्यम से दिलाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को ये कहना चाहूँगी, भारत सरकार वीवर की चिंता मात्र मेरे मंत्रालय के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में समन्वय के माध्यम से भी उनकी चिंता करती है। माननीय सदस्यगण, मैं सभी को माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री के लिए अलाउ कर रहा हूं, लेकिन मेरा आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों ने 4-4 बार एक सत्र में सप्लीमेंट्री पूछ लिया है, उनकी जगह जो माननीय सदस्य ने एक भी बार सप्लीमेंट्री नहीं पूछा है उनको अलाउ करना उचित रहेगा। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा सोमवार को क्वेश्चन है और सोमवार को चूंकि प्रश्न आवर नहीं होगा, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आप भागलपुरी घोषणा कर सकते हो, कोई भी भागलपुरी सिल्क है,
नहीं, मैंने सुना है सर, मतलब मत क्षमा मांगता हूं मैं आपसे, ये आपका अधिकार है। सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भागलपुरी सिल्क है, वो भागलपुरी सिल्क सचमुच में हमारे क्षेत्र में बनता है, गोड्डा में, और भगैया उसका एक जगह है। केंद्र सरकार ने सर 2011-12 में मेगा हैंडलूम क्लस्टर के नाम पर 5 मेगा हैंडलूम क्लस्टर जो पूरे देश में हुए, उसमें गोड्डा और उसके आसपास के जिलों के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर दिया। लेकिन सर 7 साल 8 साल हो जाने के बाद भी भारत सरकार ने तो पैसा दिया, लेकिन राज्य सरकार में झारक्राफ्ट जैसी एजेंसी दे दी, जो कि नुकसान में है, राज्य सरकार के नुकसान में है। उस कारण से गोड्डा और उसके आसपास के जिलों का जो विकास होना चाहिए और भागलपुरी सिल्क के नाम पर जो गोड्डा का सिल्क आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गोड्डा मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्थिति कैसी है और वो प्रोजेक्ट कब तक भारत सरकार पूरा करे। कि आदरणीय सांसद ने अवगत कराया कि प्रदेश की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार के जो प्रकल्प हैं वो चलते हैं। ये पहली बार नहीं है कि आदरणीय सांसद ने इस चिंता को व्यक्त किया है। मैं मात्र उनको यही आश्वासन दे सकती हूँ कि ये अपेक्षा मात्र हैंडलूम से करते हैं, लेकिन सेंट्रल सिल्क बोर्ड और हैंडलूम के जो हमारे अधिकारी हैं वो विशेष गोड्डा के संदर्भ में माननीय सांसद के साथ उनकी अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। किंतु महोदय, आपके माध्यम से टीआरएस के हमारे एक वरिष्ठ सांसद ने भी जीएसटी के संदर्भ में एक प्रश्न किया था। 20 लाख से कम का एग्जेम्पशन है, वो आउट ऑफ जीएसटी हैं, जो हमारे वीवर्स और क्राफ्ट्स पर्सनस हैं। लेकिन साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ हम, चाहे वो सिल्क हो या हैंडक्राफ्ट हो या हैंडलूम हो, उनके साथ जिला स्तर पर समन्वय करते हैं कि आप हमें अपनी स्थानीय परेशानियां बताइए। मेरा आग्रह है, मैंने आपके आशीर्वाद से पोषण में भी आग्रह किया था, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी मैं आग्रह करना चाहूँगी। दिशा की मीटिंग सभी सांसद करते हैं। अगर आप ऐसे विषयों को मेरे सम्मुख और दिशा के माध्यम से भी ला सकें तो मुझे लगता है हमारे हैंडलूम वीवर्स को आपके माध्यम से बहुत बल मिलेगा। श्री गौरव गोगोई जी, शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो विभिन्न स्कीम्स हैं, ज़्यादातर ये प्रोडक्शन साइड को लेके हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं, सब्सिडाइज रॉ मटेरियल देते हैं, बैंक लोन पे है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने प्रोडक्शन पे आपने विभिन्न स्कीम निकाले हैं, पर डिमांड साइड पे, मार्केटिंग लिंकेज पे, मार्केट फैसिलिटेशन पे आपने क्या स्कीम निकाले हैं? क्योंकि उत्तर पूर्वांचल एक ऐसा देश का हमारा ऐसा इलाका है जहाँ पे मार्केट कम है और वहाँ पे बहुत से अच्छे सिल्क उत्पादन होते हैं, एरी, मुगा और हमारे गामूसा होता है। लेकिन जिस प्रकार से चीन के बॉर्डर से जो इंपोर्ट आ रहा है वो सारे उत्तर पूर्वांचल के हैंडलूम इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए मार्केट लिंकेज, मार्केट फैसिलिटेशन में आपकी सरकार क्या कर रही है? आपको अवगत कराना चाहूँगी और आपके माध्यम से सदन को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2015 में हैंडलूम ब्रांड, इंडिया हैंडलूम ब्रांड को स्थापित किया देश में। तत्पश्चात 1300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए 180 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के माध्यम से। उसकी वजह से देश में 103 ऐसे रिटेल ब्रांड्स और शॉप्स हैं जो हमारे वीवर्स के साथ डायरेक्टली परचेजिंग और उनकी डिमांड जो क्रिएशन की बात माननीय सांसद कर रहे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। और 25 रिटेल स्टोर्स हैं जो विशेष इस सहयोग की वजह से देश में मात्र और मात्र हैंडलूम वीवर्स के लिए खोले गए। 23 ई कॉमर्स साइट्स हैं सर, जो ई मार्केटिंग में हमारे सभी वीवर्स को मदद करती है। और हमने अब तक लगभग 600 मार्केटिंग इवेंट्स हमारे वीवर्स के लिए नेशनली इंटरनेशनली हमने इनका आयोजन किया। लेकिन सर 23 मार्च को, आगामी 23 मार्च को हम जेम के सीईओ के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्री वेरीफाइड सेंसस डेटा जो हैंडलूम वीवर्स का उपलब्ध है हमारे पास, उसे हम जेम पोर्टल पर सर उसके साथ समन्वय में सम्मिलित करेंगे ताकि जो काम मिले वो डायरेक्ट वीवर को मिले, बीच के किसी मिडिल मैन को ना मिले और सारा का सारा जो उसके लाभ की उपलब्धि हो वो वीवर के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 384। क्वेश्चन नंबर 384। विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। Thank you, Speaker, sir. Under the fellowship scheme of Ayush, the government has been providing financial assistance to eligible foreign nationals for undertaking various undergraduate and postgraduate courses in Ayush system of medicines, including yoga in Ayush institution in India. I would like to know from the Honorable Minister what steps taken or proposed to be taken by the government to provide financial assistance to facilitate eligible youth of our country to undertake such courses in other countries. Thank you. अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने जो स्कीम बताया, कम से कम 90 देशों से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और हमारे आयुष पैथी की अलग अलग पैथी है, उसमें उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि जो हमारे विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट्स यदि बाहर जाए तो अब तक वो स्कीम बनी नहीं है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। माननीय सदस्य। Sir, the government has set up information cell in various countries in disseminate authentic information about Ayush systems of medicine. I would like to know from the Honorable Minister, how many such information cells have been set up by the government in our country, particularly in Mumbai and backward regions in Maharashtra? प्रचार और प्रसार के लिए जो इंफॉर्मेशन सेल हमने 31 कंट्रीज में 33 इंफॉर्मेशन सेल इस तरह के बनाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय की भारत सरकार आयुष मंत्रालय पूरे देश में हमारे पैथी के या योगा हो, नेचुरोपैथी हो, इसके पैथी के लिए प्रचार प्रसार के जो स्कीम हमारे नैम में जो स्कीम है उसके तरफ प्रचार करते हैं। और ऐसा खास सेल ऐसा कुछ देश में नहीं है और तरह तरह की स्कीमों द्वारा योगा को, नेचुरोपैथी को, आयुष, बाकी सब पैथी को हम आगे बढ़ाने में सभी स्कीमों के द्वारा हम मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 में क्लब कर दें माननीय मंत्री जी। डॉक्टर बीबी सत्यवती। मंत्री जी टेबल कर दें उसको। सर एक विवरण सभा पट पर रखा हुआ है। माननीय श्री एम आरिफ जी। Ayurvedic Research Institution Amendment Bill 2020. All the members, those who have participated in the discussion, accepted the prominent role of Kerala in Ayurvedic treatment and its tradition. All members, including members from other than Kerala, also argued for the setting of Central Research Institute of Ayurveda in Kerala. Yesterday, I collected the details from the state government of Kerala for the demand of state government for setting up an Ayurveda research center in Kerala. I have got information that the government have offered 100-acre land at Kannur for the setting up of the research institute. Though while in reply you have given, Honorable Minister given assurance to setting up of Ayurveda research institute in Kerala, again I am asking the question for the solid assurance for setting up of research institute without delay. Will the government consider the request of setting up Ayurveda research center at Kannur at the earliest? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, हमने एक बार एश्योर किया है, उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 385 श्री एस ज्ञानती रावीरेम। आप इसमें बोलना चाहते हैं मंत्री जी? सर इस पे हाँ एक विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय श्री रंजन जी। ये आर्ट साइंस भी आप ही का, ये आर्ट साइंस मिनिस्ट्री आपका है क्या सर? आर्ट साइंस मिनिस्ट्री उनका? बोला मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ था मेरा। 385। हाँ, The statement is laid on the table of the House, sir. सर इनकी सब क्वेश्चन उनका क्वेश्चन थोड़ा उनको गलतफहमी हो गई थी। अच्छा सर, geographically India is situated in the highest collision zone in terms of the movement of tectonic plate, because India is in the midst and between the two movement of tectonic plate, one Indian and one Eurasian, and the movement has been progressing as little less 4 centimeters per year. But however, we are situated in a highest collision zone in the world. Whether it is true that 54% geographical area of India is vulnerable to earthquake, whether it is true that 34 Indian cities are on high
vulnerable zone insofar as earthquake is concerned? If so, I would like to have the reply from the Honorable Minister that already we have experienced a number of devastating earthquakes in our country from Latur to Sikkim, including Bhuj. Devastating consequences we have faced. But in your reply B, you have said that MOES is not directly involved in the program related to the awareness about earthquake-resistant building, while 34 Indian cities, 54% of geographical area of our country belongs to high vulnerable zone insofar as earthquake is concerned. You cannot skirt the responsibility of your ministry. Other ministries have been referred here. May I know whether your ministry is coordinating with other ministries so as to reduce the impact of earthquake, because you have to have the monitoring system in with regard to the earthquake in our country. Sir, sir, I would like to, sir, I have to inform the honorable member that our ministry is number one, it's a scientific ministry. It does all sorts of research. Right now, the cause of earthquake, we know it's, you see, you cannot predict the earthquake. But I will give you a small example about the level of research that we are doing about earthquakes in this country, probably the only country in the whole world where we are doing this type of research. There is a place in Maharashtra which is called Koyna. It has been, I think, represented by the former Chief Minister, Mr. Prithviraj Chauhan ji. There we have done the latest research because this place was having earthquakes for last 50 years continuously. There we have gone down into the rocks. Right now, 3 kilometers drilled 3 kilometers and have put sensors at various places, recording 24 hours observations about what's happening and then analyzing it in terms of science. There are similarly all facets of scientific research about earthquakes. And you know the tsunami is also another form of earthquake which happens within the sea itself. We unfortunately were caught unaware in 2004 when we had a devastating tsunami in the south. Today, when I talk to you in 2020, you will feel happy to know that our early tsunami warning systems in the whole world are rated as number one in the whole world. And it is not only for India that we are actually giving early tsunami warnings, but for all the countries around the ocean rim, it is India which actually warns them about those tsunami warnings. And as I have mentioned here, regarding, you see, the best that you can do, because you cannot, neither you can stop an earthquake from coming, it's not under your control, neither you can diagnose. But in tsunami, within 10 minutes, we can inform everybody. And if you look at our, if I talk to you about only these recent ones like Titli that we had in 2018 in Bay of Bengal in 18 to 13, between 88 to 13th October, Luban in the Arabian Sea, then Fani on 3rd May 2019. The way we managed, we literally predicted it almost 10 to 12 days earlier, and there was an official applaud by the United Nations how we could save. You see, we have a zero casualty policy for disasters around this. Then recently Maha in the Arabian Sea on 30th October and Bulbul in Bay of Bengal. What I'm trying to emphasize that on issues related to cyclone predictions in the sea, earthquakes, tsunamis, we are now rated as the best in the whole world. And what you can do is that, number one, all the related agencies, they have to guide people about now make earthquake resistant buildings. And for places which are more, you can say, prone to have earthquakes,
there are already buildings. There you can actually have retrofittings and all those things. So I have mentioned in my answer itself that the organizations like the Building Materials and Technology Promotion Council, National Disaster Management Authority, National Institute of Disaster Management, Central Building Research Institute, etc. are involved and conducting training programs for architects, masons, and practicing engineers. Bureau of Indian Standards has published criteria for construction of earthquake-resistant structures. Additionally, NDMA has published guidelines for seismic retrofitting of buildings and structures in India to address the structural deficiency of the house and residential buildings and structures from the impending future earthquakes. So I want to assure this House that whatever is technically, scientifically, practically possible by anyone all across the world, and I can claim it, that probably we are doing the best in the whole world. Question number 386, Syed Imtiaz Jalil ji. So question number 386. माननीय मंत्री जी. अरे तो मेरा फोटो आ जाएगा. हो गया आप क्या बात? No sir, there is no such proposal. Answer is laid on. Honorable, let me ask this. My specific question to the Honorable Minister was whether the government proposes a single regulator to oversee the functioning of the three regulators of food, drugs and medical devices, and the answer that has been given by the Honorable Minister is that there is no such proposal. Is it not a fact that your think tank, the Niti Aayog, has proposed to the government that there needs to be a single regulator as far as drugs, foods and medicine equipments are concerned? The fact is, today in India, food safety is governed by a body which is the Food Safety and Standards Authority of India. Medicines is controlled by the Central Drug Standards and Control Organization, while drugs is controlled by the Drug Controller Authority of India. Honorable Minister, sir, unlike the USA, where FDA is the most powerful body, the FDA in India seems to be toothless, or at least they are not performing the way they should be with food adulteration, with milk adulteration, with other types of medicine manufacturing and illegal sale of drugs. All these are being governed by different bodies. Don't you think it's high time that all these, which are interlinked, food, medicines and medical equipments, they are all interlinked. So does the government plan to at least make this body have more powers? Well, let me inform the honorable member that what we are doing is as per all international regulations and practices that are being adopted, and I will name the countries also. You see, right now, we have two bodies. One is for regulation of food, that is the FSSAI, and under the Drugs and Cosmetics Act 1940, we are regulating drugs as well as the medical devices under that act. I would tell you that in America, all these three, they are regulated by one body, and the similar mechanism where the internationally foods and drugs are regulated separately, and then similar mechanism is being adopted in countries like Japan, Australia, Canada, European Union, UK, Russia, South Africa, Brazil. And it's only in USA that there is a single authority. Even for here, we have a separate authority for food, we have a separate authority where drugs, and in the under the Drugs and Cosmetics Act also, there is a separate vertical for regulation of medical devices, there is a separate vertical for regulation of the drugs, and the rules and regulations for the regulation, for regulating the medical devices are exactly separate. There is no confusion about it, and already we have sanctioned more than 750 posts for regulating the devices. Whatever we are doing is in perfect, I would say, collaboration with the related people, a lot of discussions with all the possible stakeholders. We have notified and we have given time to the stakeholders after having discussions with them, when they can, within 16 months, they can register, then in next 2 years, what they can do. So it is being done with a perfect, I would say, suggestion and advice from all related experts and stakeholders. सर, मैं
मंत्री जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर गुटखा और पान मसाला एक बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार को क्यों निर्देश नहीं देते हैं पूरी तरह से हर जगह के ऊपर इसके ऊपर बैन लगाया जाए? हो ये रहा है, कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर किसी गुटखे गोडाउन के ऊपर या गुटखे के ऊपर रेड करना है तो वह एफडीए करेगा। हर राज्य के अंदर ये समस्या है कि एफडीए के पास वहां पर मैन पावर नहीं है और उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जहां पर वो जाकर गुटखे के ऊपर रेड कर सकता है। या दूध का जो एडल्टरेशन एक बहुत गंभीर समस्या है और हर राज्य इसको फेस कर रहा है, तो इसको आप पुलिस सही बात कहती है कि हमारे पास ये पावर्स नहीं है, और चूंकि ये माफिया रन करता है पूरे देश के अंदर, ये माफिया रन कर रहा है, तो एफडीए के पास ये पावर्स नहीं है। तो क्या आप अदालत के अंदर जाकर ये कहेंगे कि नहीं एफडीए नहीं, एफडीए भी कर सकता है, और एफडीए को क्या तरह की ताकत आप दे रहे हैं कि वो ये गुटखे के ऊपर रेड मार सके या दूध का जो एडल्टरेशन हो रहा है उसके ऊपर रोक लगा सके? इस संदर्भ में मुझे माननीय सदस्य को दो बातें सूचित करनी है। एक तो फूड और ड्रग्स के संदर्भ में जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट या मैन पावर, इसको डेवलपमेंट करना भारत सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आपने पिछले 1-2 सालों की बजट स्पीचेस भी सुनी होंगी, और अभी बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इस तरह की लैब्स हम लोगों ने, अभी मैंने लास्ट ईयर ही जो है यहाँ नोएडा में नेशनल लैब इनॉग्रेट किया था। ये लगभग 500 करोड़ रुपया इसी काम के लिए रखा गया और इसको सारे देश में बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। दूसरा इशू जो आपने जो टोबैको और इसके बारे में कहा, तो आज दुनिया में जिस प्रकार से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही टोबैको के खिलाफ या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो FCTC है, जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको जो कंट्रोल है, इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में सारे दुनिया के लगभग हर देश ने दस्तखत किए हुए हैं। उसमें एक वेल डिफाइंड सेट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और उसको फॉलो करने में भारत जो है सारे दुनिया के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारी जो वार्निंग्स है 85% से ज़्यादा हम लोग वार्निंग्स देते हैं। ये जो हेल्थ है आप जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। इवन जो यहाँ पर भी आप कानून पास करते हैं, इसको भी आगे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। कई स्टेट्स इस काम को बहुत एग्रेसिवली, बहुत मेथोडिकली कर रही हैं। कई जगह हो सकता है कि अपेक्षा के हिसाब से थोड़ी सी कमी हो। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो सीधे सीधे लाखों लोगों के प्राण को लेता है और इस विषय पर जितना भी किया जाए वो कम है। इसको कानून से ज़्यादा एक बड़े जन आंदोलन के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है और उसमें आप सबके जो रोल का जो है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 387 PC Gaddigodar ji. Sir, question number 387. Sir, answer is laid on the table of the House. Sir, Honorable Minister has given full details regarding the production, textile production during the last 3 years. Sir, Indian textile industry is facing a lot of problems like shortage of power, low productivity of labor, competition in foreign market. Thereby, progress of our textile industry is hampering. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister, what are the steps taken by the government to address these genuine concerns of the textile sector? To tell the honourable member that we are in constant communication with not only the main national industry bodies but also clusters across the country with regards to challenges that they face, if not every week, every month and every day. I would also like to highlight that the recent budget announcements made by the Finance Minister on the floor of the House include the first ever National Technical Textiles Mission, which will help us expedite our opportunities in the sector, not only from the domestic need perspective, but also with regards to our export potential. Insofar as one other announcement made by the Honourable FM on the floor of the House is about removing anti-dumping on PTA, which is an essential I think commodity needed for increasing the manufacturing capacity of the man-made fiber industry, thereby giving us more opportunities in the apparel sector. Apart from that, sir, we have ensured that with regards to other components of the textile industry, which includes even elements like carpet production, we converge our efforts with the Export Promotion Councils and the Ministry of Commerce and Finance to ensure that any challenges, as I have said before, are met with the full capacity of the government.
My second supplementary is regarding the export. That ministry has set a target for doubling textile exports in 10 years. I would like to know from the Honorable Minister the plan of action initiated by the government to achieve the target fixed by the ministry. Challenges has been that when we took office in 2014, we found that close to 60 to 70% of our funds from the Ministry of Textiles was actually surrendered for non-use. And we in the government, under the leadership of the Honorable Prime Minister, ensured that there is 100% spend in collaboration with state governments. We, sir, have also ensured that textile parks that were announced in the last decade have been something that we take up with each and every state government, including, as the question before this, sir, had highlighted, our efforts in the handloom, handcraft businesses. I will also like to, sir, through you, tell the Honorable Member that there was a scheme brought about for upgradation of technology, and this government gave a 17,000 crore plus initiative for upgradation of technology, and we studied how industries received money, and we found that industry which is 80% MSME, sir, did not receive that much money support from Textile Commissioner's office. Under this government, we made sure that not big companies but SMEs also get adequate technology support from the government. खादी इनके बाद अध्यक्ष महोदय धन्यवाद जी सर। मंत्री महोदय, मैडम का मैं अभिनंदन करूंगा कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन और रेवेन्यू जो डिटेल्स दिए उसमें बढ़ रहा है। सर, मैं जो स्टेट से आता हूं सर, महाराष्ट्र से, सबसे ज्यादा फाइबर, फैब्रिक, यार्न प्रोडक्शन करने वाला स्टेट जो जवाब में दिया है उसमें आया है। पर्टिकुलर जो तीसरा क्वेश्चन जो है सर, आई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जो रिगार्डिंग एफडीआई जिसमें है कि एफडीआई बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा कुछ मेगा टेक्सटाइल पार्क 1000 के ऊपर लैंड के ऊपर करने का कोई मिनिस्ट्री का प्लान है? अगर है तो महाराष्ट्र स्टेट का क्या स्टेटस है, प्लीज? I can only say this, since we are in the planning stage, we've reached out to every state government and requested that they join efforts with the Government of India with regards to mega textile parks. Since we are in the process of negotiations with various state governments to help the textile industry, I can only say this, my communication has been received by the Government of Maharashtra. Sri G. Selam. Thank you, sir. Sir, whether the Deen Dayal Handloom Promotion Scheme is being implemented effectively in Tamil Nadu and specifically in Kanchipuram to help the handloom weavers. I would also like to know the number of beneficiaries under this scheme from the state of Tamil Nadu. Thank you, sir. Sir, I will only say this much, that the Honourable Member would be delighted to know that 60% of the grants which come out to the Textile Commissioner's office in terms of subsidies are actually taken by our industries in Tamil Nadu. In fact, given the performance of Tamil Nadu, we've had to appeal to other states to speed up the development work in the field of textiles. I can also tell the Honourable Member through you, sir, that details specific to handloom weavers in Kanchipuram is something that I'll procure from him from the offices of the Development Commissioner of Handloom. However, our efforts are not limited through the Development Commissioner's Handlooms office. In totality, in conjunction with the government of Tamil Nadu, we are working to increase capacities and export potential of our weavers. प्रश्नकाल समाप्त।